नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं। ये समय है बिग बुलेटिन का। आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जहां पूरे देश के प्रमुख बूथों से जो कार्यकर्ता हैं बूथ के से जुड़े हुए, वो एक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यशाला थी मेरा सबसे मजबूत जो श्रृंखला चल रही है और चुनावों से जुड़ी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी की। इस बड़े कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी का भाषण तमाम से जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्होंने लाइव सुना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और बड़े बड़े आयोजन किए गए थे मंडल स्तर पर कि कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकें। प्रधानमंत्री के लंबे उद्बोधन में और जो चीजें निकल करके सामने आई उसमें उनका अनुभव बोलता है। तमाम सी चीजें ऐसी उन्होंने बताई जिससे ये लगता है कि उन्हें अगर बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपनाएं तो निश्चित रूप से एक जो रिश्ता है कार्यकर्ता में और संबंधित बूथ के मतदाताओं में, वो रिश्ता मतदाता वाला रिश्ता न रहे। छोटी छोटी चीजें, और वो सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के अनुभव की। उनका कि थर्मामीटर आप रखिए, अपने कार्यकर्ताओं से कहा बूथ स्तर पर। हर आदमी के पास थर्मामीटर नहीं होता। थर्मामीटर देने के बहाने आप जुड़िए, आप उसके पास थर्मामीटर लेकर के जाइए। किताबों का आदान प्रदान करिए, पुरानी किताबें जिसके उपयोग में हो वहाँ लेकर के जाइए। तो इस तरह के तमाम से अनुभव जो राजनीतिक जीवन के प्रधानमंत्री जी के हैं, वो उन्होंने अपने संबोधन में व्यक्त किए। एक वैरायटी लाने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री जी के भाषण में। कुछ कार्यकर्ता जो पहले से तैयार थे उनसे सवाल पूछवाए गए, उन्होंने सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, और उन सवालों के जवाब के आधार पर प्रधानमंत्री जी का भाषण आगे चला। कुछ 10 प्रमुख चीजें निकल करके सामने आई हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से। उनमें कुछ चीजें ये हैं कि जो बूथ की इकाई है उसे छोटा न समझें। नंबर 2, हम एसी कमरों से पार्टी नहीं चलाते, हम गांव-गांव घूमकर खुद को खपाते हैं। बूथ कमेटी न होती तो उज्ज्वला योजना नहीं होती। आपकी बदौलत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते उन्होंने कहा है कि आपकी बदौलत गरीब के घर का चूल्हा जला है। बीजेपी की पहचान सेवा भाव से है। इस तरह के 10 प्रमुख बिंदु निकल करके सामने आए हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से। एक और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, और अपनी स्टाइल में उनकी भाषण शैली है, कहा तुष्टीकरण ना 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 और संतुष्टीकरण हाँ हाँ हाँ। तो तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण, ये एक नई बहस प्रधानमंत्री जी ने आज के भाषण से शुरू की है। इस विषय पर ही आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और वरुण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। राधे श्याम जी का स्वागत है, राधे श्याम जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की इसका, और बिना ज़्यादा भूमिका को लंबा करते हुए श्वेता जी से ही निवेदन करते हैं कि वे जो अपील है प्रधानमंत्री की और तुष्टीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर जगह खड़ी दिखती है। और आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत सख्त लहजे में बात कही थी, तुष्टीकरण ना 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 और तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण, एक नई बात शुरू करती है। शब्दों का जाल अच्छा रहता है, और शब्दों के इस माया जाल में ही राजनीति आगे बढ़ती है। और ये शब्दों का खेल प्रधानमंत्री जी के पास रहता है। उनके भाषणों में सम्मोहन रहता है शब्दों का, और उस सम्मोहन के जरिए ही प्रधानमंत्री जी ने
आज सारी बात कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है। कुछ सीधे वहाँ जो कार्यशाला थी, सम्मेलन था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसमें मौजूद थे, जो प्रतिनिधि बन के विभिन्न जनपदों से गए हैं, विभिन्न प्रदेशों से गए हैं। हमारे यहाँ से भी 10 कार्यकर्ताओं को फरुखाबाद से भोपाल भेजा गया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी शैली में कार्यकर्ताओं को तैयार किया कि बूथ स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को तैयार होना है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जो रिश्ता है वो रिश्ता केवल कार्यकर्ता और बूथ पदाधिकारी का न रहे, सामान्य सा रिश्ता, ताकि जो मतदाता है वो सामान्य ढंग से उस बूथ स्तर की कमेटी से, बूथ स्तर के अध्यक्ष से जुड़ जाए और फिर कोई इधर उधर का खेल ना हो। इधर उधर का खेल हो तो वो पता हो, सारी जो कवायद है वो चुनाव को लेकर के। ये जो बूथ स्तर का सम्मेलन हुआ है भोपाल में, यहाँ से जो अंशकालिक विस्तारक है वो भी निकलेंगे और विस्तारक इस चुनाव को कराएंगे, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है। तो ये पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी हर मंच से बात कहती है कि हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। और ये चीज दूसरे दलों को भी इससे सीख लेनी ही पड़ेगी, अगर, क्योंकि जो संगठन के स्वरूप हैं वो भी बदल रहे हैं। संगठनों के स्वरूप किसी समय में केवल नगर स्तर पर होती थी, ब्लॉक स्तर पर कमेटियां बनती थी। अब कमेटियों का स्वरूप बदल करके विधानसभा स्तर पर विधानसभा क्षेत्र कमेटी बनती है। उसके बाद में अब बूथ कमेटियों का सामंजस्य सारी पार्टियों में हो चुका है। समाजवादी पार्टी में बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ है, कितना सफल हो पाता है नहीं हो पाता ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस में भी सलमान खुर्शीद ने शुरू किया है बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का काम। तो ये बूथ प्रबंधन चल सब पार्टियों में रहा है, कहाँ कितना सफल है, कहाँ कागजी है, कहाँ कार्यकर्ता खुद अपने को धोखा दे रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन बूथ प्रबंधन सारी पार्टियों ने समझ लिया है कि बिना बूथ को मजबूत किए हम चुनावी बैतरणी पार नहीं कर सकते। इसी बिंदु को इसी विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्वेता जी। भाई साहब, हमारी जो भाजपा है उसके लिए, उसके कार्यकर्ता के लिए देश हित ही सर्वोपरि है। हमारा जो दल है उसके लिए पार्टी से बड़ा देश है और देश से बड़ा जो हमारी सेवा है। और यही आज प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को कि आपको कैसे कार्य करना। और रही बात, जैसे कि विपक्षी लोग ये आरोप लगाते रहे हैं हमारे ऊपर कि हम चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए भी कोई कार्य करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा 365 दिन 24 घंटे कार्य करती है संगठन की मजबूती के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के स्तर को सुधारने के लिए। अभी तक जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी तक देश में तुष्टीकरण पर बल दिया गया है। तुष्टीकरण से तात्पर्य ये है कि किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना, और विशेष ध्यान नहीं देना, केवल ये उन तक संदेश देना कि हम आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। ये है वोटों की राजनीति, ये है एक लुभावनी बात। और जहां हमारा तो सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास है। और जब आज सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है तो भेदभाव खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो जाता है। और यही संदेश मोदी जी ने अपने भाषण के जरिए, भाषण कहिए या कार्यकर्ताओं से अपनी जो उन्होंने बातचीत करी, वही हमारा इस संगठन जो है प्रत्येक व्यक्ति से मन से जुड़ा हुआ है। हम जो है ये नहीं कि हमारी राजनीति, भाजपा की राजनीति ये नहीं है कि वंचित को वंचित बनाए रखना ही हमारी राजनीति, ऐसा नहीं है। वंचित व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचाना कि वो एक सामान्य जीवन यापन कर सके। हमारे यहाँ राजनीति कोई
व्यापार या कोई धन किसी तरह के लोभ के लिए नहीं हो रही है। ये एक सेवा का माध्यम है और यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया। और हमारे बूथ स्तर से लेके आपको जैसा पता ही है, पन्ना प्रमुख लेके हमारी प्रत्येक कमेटी छोटे स्तर तक हम जन जन से जुड़े हैं, जन सामान्य से जुड़े हैं, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति हैं। हम किसी बड़े परिवार से आए हुए कार्यकर्ता नहीं है, ना हम आए थे। हमने जनता की समस्या को, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को समझा है और उसी को दूर करने का प्रयास हम अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। यही संदेश आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है भोपाल में प्रत्येक कार्यकर्ता को। संदेश कुछ नया नहीं है, ये तो हमारा कर्म का सिद्धांत हमेशा से रहा है भाजपा का। उसी को आज उन्होंने और इसे कहना चाहिए मोटिवेट किया है, कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित किया है और उनके इस उत्प्रेरण से जो हमारा कार्य चल रहा है, बूथ सशक्तिकरण का हमारा बूथ सबसे मजबूत, उसको और प्रेरणा मिलेगी और हम और नए नवीन संकल्प के साथ इस कार्य को कर सकेंगे। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए कोई दो राय नहीं कि कार्यकर्ता पार्टी की टीम होता है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं में जोश लाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अभी कुछ समय पहले जिस तरीके से हिमाचल और कर्नाटक के जो नतीजे आए, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर बेचैनी और खलबली साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके से कर्नाटक में इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के भागे, तो वही स्थिति मध्य प्रदेश में होने जा रही है। मैं इस डिबेट के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता, क्योंकि इनके पिछले 15 वर्षों का जो शासनकाल रहा, तो उससे कहीं ना कहीं बेचैन है। आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और इन्हें मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि कार्यकर्ता के बगैर कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और जहाँ पे आज भाजपा खड़ी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि बूथ के कार्यकर्ता का योगदान सर्वोपरि है। लेकिन वो हताश, लाचार और कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि 2 प्रदेशों में जिस तरीके से सरकार गई है। और आप ये देखिए कि 40% कमीशन के आधार पे जो सरकार कर्नाटक में गई, प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा कि हम साहब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे और तमाम इस तरीके की बातें की। तो साहब कहाँ आपने किया? दूसरी विपक्षियों के ऊपर साहब तमाम आपने आरोप लगाए। उसके बाद आप ये देखिए कि केरल और तमिलनाडु की आप बात करते हैं कि साहब अनुसूचित जाति की बात की आपने, घुमंतु और ये गड़रिया जनजातियों की साहब बात की। तो साहब आप ये देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है कि एक दलित दूल्हा अगर घोड़ी पे चलता है तो साहब उसके साथ क्या होता है। उसका मणिपुर जल रहा है साहब, उसके भी ऊपर बोलना चाहिए था, वो भी हिंदुस्तान के ही अंदर का मामला। और जहाँ आप भोपाल में थे तो मध्य प्रदेश की साहब आपको बात करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज आज जो उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें चोर और लुटेरे शब्द का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भाषा शैली इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पे हैं आज। तो कार्यकर्ताओं का जोश भरना ये उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता हैं, ये सही है। लेकिन कुल मिला के आप ये देखिए कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी 24 की पटकथा है। उन्हें मालूम है कि आज वो और उनकी पार्टी किस स्तर पे और किन चीजों का 2024 में उन्हें सामना करना पड़ेगा। जी देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं से संवाद है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, हर पार्टी के लीडर अपने कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद रखते हैं। पिछले चुनाव में भी ये आया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हमारे उत्तर प्रदेश के एक माननीय सांसद थे, उन्होंने गलत सुन लिया, उन्होंने सुना मेरा बूथ सबसे मजबूत। देखा होगा कचहरी में जूता चल रहा था। जैसे संस्कार होते हैं पार्टी के, जैसी भाषा होती है पार्टी की, वैसे ही कार्यकर्ता होते हैं। ये सभा वाले बता रहे हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र होता है, वो राजनीतिक दल का और जनता के बीच का एक एग्रीमेंट होता है।
9 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उस एग्रीमेंट पे बात ही नहीं करना चाहती है, जिस एग्रीमेंट को वो जनता के बीच उन्होंने किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पे चलेगा। यही बात कही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज पोजीशन ये है कि हवाई जहाज जो प्राइवेट हाथों में दे दिए हैं, अगर जूते वाला आदमी हवाई जहाज पे सफर कर ले तो हवाई चप्पल में आ जाए। उनकी घोषणा क्या थी? सबसे पहला पॉइंट उनके घोषणा पत्र में था मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास, कालाबाजारी और जमाखोरी के मामलों में विशेष अदालतें बनाई जाएंगी जिनके माध्यम से मूल्य वृद्धि को कम करने का प्रयास किया जाएगा। मूल्य वृद्धि इतनी कम हुई कि 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का मिलने लगा, 60 रुपए वाला डीजल 100 रुपए में मिलने लगा, 70 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में मिलने लगा। इतना मूल्य वृद्धि को कम कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि बाजारों को निर्मित किया जाएगा। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए विशेष फंड्स के माध्यम से लोक सहायतार्थ कार्य किए जाएंगे। पहला पॉइंट ये था, कृषि बाजार राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित किए जाएंगे। तो कृषि कानून ऐसे बनाए 1000 किसान उसमें शहीद हो गए और तब वो कानून वापस लेने पड़े सरकार को मजबूर होकर। आप बताइए, काला धन वापस लाने की बात हुई थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, बात 2 करोड़ नौकरी की थी। जब आप चुनाव लड़ने आए थे 2014 में, तब ऐसी कोई बात ही आप लोग नहीं कर रहे थे। मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान तुष्टीकरण संतुष्टीकरण कोई बात आप कर ही नहीं रहे थे। तब तो आप कह रहे थे 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 100 रुपए पेट्रोल चाहिए, तो 35 रुपए वाले पेट्रोल बेचने वाली सरकार को वोट दो। और 35 रुपए पेट्रोल कहाँ बिक रहा है? काले धन का जो मामला है 2014 से लेकर अब 2023 मार्च तक 384 अरब डॉलर उसमें वृद्धि हुई है। और ये सरकार के आंकड़े हैं, न्यूज चैनल के आंकड़े हैं, न्यूज चैनल की खबरें हैं। संक्षिप्त एक मिनट और लेंगे। 1947 से लेकर 2014 तक जितनी भी सरकारें रही, विदेशी कर्ज भारत के ऊपर 55,000 करोड़ रुपया था। और 2014 से लेकर मार्च 2023 तक 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया गया, जो 1,62,000 करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज है। ये तो साहब इन्होंने विकास किया है। उसके बाद जिस धरती से वो ये बातें बोल रहे थे, मध्य प्रदेश की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी, कि भेदभाव, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, फलाना, अरे उसी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उसी मध्य प्रदेश के सचिवालय में आग लग रही है, सरकारी दस्तावेज जलाए जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि ईडी से हड़पी हुई सरकार वेंटिलेटर पर है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इसलिए ये इस तरह की बातें न करें। परिवारवाद जैसा कौन सी परीक्षा देके क्रिकेट बोर्ड के उसमें जो बन गए जाके, कौन सा उन्होंने एग्जाम दिया था? भेदभाव की आप बात करते हो। भेदभाव कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कासगंज में एक लड़का, दलित लड़का, घोड़े चढ़ने को लेकर जब उस पर विवाद हुआ तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ा इसी सरकार में, और पुलिस को छावनी बनाना पड़ा वो पूरा गांव, तब उसकी बारात निकल पाई। ये तो भेदभाव की स्थिति है। आप इसलिए धर्म विशेष को खुश करने के लिए आप काहे के लिए ये बातें कहते हो कि हज हाउस बनवाते थे, कब्रिस्तान बनवाते थे, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और हम ये करेंगे और हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। आप ये क्यों करते हो? आप नहीं किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए करते हो। हमने किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए एम्बुलेंस नहीं चलाई। हमने एम्बुलेंस इसलिए चलाई थी कि किसी भी प्रसव पीड़िता माता को जहां गाड़ी की व्यवस्था ना हो, वो रात में 1 बजे भी अगर 108 नंबर को फोन करे तो उसको एम्बुलेंस घर पे मिले। ये इसलिए हमने लैपटॉप इसलिए नहीं लेते थे सिर्फ मुसलमानों को मिले। हमने लैपटॉप इसलिए, आपने डिजिटल इंडिया का नारा दिया लेकिन हमने डिजिटल इंडिया किया। आज हर गांव देहात में बच्चे लैपटॉप चला रहे हैं। आप क्या बता रहे हो? आपने नारा दिया था महिला सशक्तिकरण। एक विधायक रेप करता है, लड़की का पूरा परिवार मार दिया जाता है और उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है। महिलाएं जो देश के लिए कुश्ती लड़ी, गोल्ड मेडल जीत के लाई, और उसके बाद आज सांसद के पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ी है,
कोई ये भी नहीं कहना चाहता कि कम से कम इस मामले की जांच ही करा दी जाए। और जो लड़कियां विदेश में नहीं आ रही उन्हें देश की धरती पर हराया जा रहा है और हाथों में तिरंगा पकड़े हुए लड़कियों को पुलिस के बूटों से कुचलवाया जा रहा है। इससे बड़ा कोई और हैरानियत की पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। विवेक जी। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो भोपाल में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और आपने खुद ही कहा कि वो शब्दों का जाल था उनका भाषण, तो जिसके वो माहिर हैं शब्दों के जाल के, और शब्दों का जाल में उन्होंने गांव का भी जिक्र किया। ये अलग बात है कि 9 सालों में वो अपने संसदीय क्षेत्र के भी एक गांव में नहीं गए आज तक, ये भी एक बात है। गांव की बात करते हैं वो। भ्रष्टाचार की बात करी तो 38 भ्रष्टाचारी विदेश भाग गए, जो 9 साल में आज उन्हें एक भी नहीं यहाँ पे आ पाया। तो वो सिर्फ उनका एक शब्दों का जाल था। और सबसे बड़ी बात देखिए कि भाजपा के पास आज उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए अपने बूथ कार्यकर्ता को कुछ भी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी के इस भाषण से साफ जाहिर हो गया कि ये सिर्फ जो इधर उधर की बातें करी ये सब ये उपदेश देने वाली, और ये कहीं पे उपलब्धियों की बात करते कि आज बूथ स्तर का कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन था, तो बूथ स्तर से वोट पड़ते हैं, बूथ मजबूत होना चाहिए। अब पता नहीं इनका नारा है मेरा बूथ मजबूत, मेरा क्या ये सब करते हैं ये। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कोई भी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया भाजपा की। भाजपा की उपलब्धियां अगर कोई होती इनके खाते में, क्योंकि उपलब्धियां इनके खाते में है ही नहीं, इनके खाते में तो केवल सवाल सवाल हैं। तो उपलब्धियों की बात करेंगे तो सवाल उठेंगे। तो इसलिए इनके पास प्रधानमंत्री का इस तरह का भाषण देना ये बहुत ही अपने आप में संदेश है कि भाजपा के पास तर्कस में कोई तीर नहीं है। इन्होंने 9 सालों में कोई उपलब्धि इनके पास नहीं है। अगर 9 सालों में उपलब्धि होती तो आज ये बूथ के कार्यकर्ताओं को बताते। अभी हाल की बात है, अमेरिका की यात्रा से लौटे, शायद सारे टीवी चैनलों ने देखा बहुत अच्छे तरीके से। आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका से खाली हाथ लौटे। अमेरिका ने सारा कुछ इनको दिया, ये वहाँ से खाली हाथ आए। आज इनको चाहिए था कि बूथ स्तर के ये कार्यक्रम हो रहा था इनकी अमेरिका यात्रा के बाद में, तो ये अपने बूथ कार्यकर्ताओं को बताते कि देखिए अमेरिका से हम ये लेके आए हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका से खाली अपनी तालियां बजवाने गए थे, अपना शो इवेंट करने गए थे, देश को कुछ नहीं मिल रहा, देश के लिए वो खाली हाथ से आए हैं। इसलिए आज हाल की घटना का भी उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं से जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। अब आपके जो मुद्दे की बात है कि तुष्टीकरण और ये संतुष्टिकरण, देखिए तुष्टीकरण की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही 3 नेताओं की आप देखिए तुष्टीकरण इनका। एक ने अपने, एक तो नेता इनके वर्तमान के जो बगैर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान गए पैर छूने के लिए, दूसरे नेता इनके जिन्ना की मजार पे चढ़ाने गए, तुष्टीकरण देखिए जो बात करते हैं ये। एक नेता ने इनके एक नेता की बेटी को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया, तो ये इनका तुष्टीकरण है। देखिए पहले आप ये, और संप्रदाय विशेष के स्कूलों को ये बताते थे कि ये देशद्रोह के अड्डे हैं ये, और 9 साल इनको सत्ता में आए हो गए, एक भी मदरसे को ये साबित नहीं कर पाए कि देशद्रोह का अड्डा है। 500 से ऊपर लोगों को इन्होंने देशद्रोह में बंद कर रखा है, उसमें से साबित 6 लोगों पे देशद्रोह हो पाया है ये। तो ये इनकी बदला की राजनीति है। अब आइए संतुष्टिकरण के ऊपर, तो संतुष्टिकरण की बात अगर करते हैं तो युवाओं की संतुष्टिकरण की बात पहले कर रहे हैं। युवाओं की संतुष्टिकरण ये है कि इन 9 सालों में जितनी नौकरियां मोदी सरकार ने दी नहीं, उससे ज़्यादा नौकरियां ले ली, ये संतुष्टिकरण है। आज 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और 9 सालों में प्रधानमंत्री उनको भरने की बात नहीं कर रहे हैं, ये संतुष्टिकरण है क्या ये? और किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, उनकी आत्महत्याएं जरूर बढ़ गईं। ये पहली सरकार है जिसने अन्नदाता के लिए कील कांटे बिछाए, और जिनको लाल आंख दिखाने की बात करते थे उनको झूला झुलाया।
तो ये वो सरकार है। और संतुष्टिकरण की बात आप कर रहे हैं, तो संतुष्टिकरण तो केवल अपने मित्रों का किया, केवल अपने चंद मित्रों का किया। और 38 लोग जो देश छोड़ के देश की पूंजी लेके भाग गए, उनको उनका तुष्टिकरण किया, उनमें से एको को नहीं ला पाए। तो इनका ये तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण ये सिर्फ एक इनकी अपनी नाकामियों को छुपाने के शब्द हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल दिक्कत यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए एक राजनीतिक दल होगी और इनका राजनीतिक राइवल होने के नाते इनका ये दायित्व भी बनता है कि अपनी पार्टी को बताएं। लेकिन बताते बताते कांग्रेस के साथी कई एक अपनी कमियां जो हैं वो भाजपा के खाते में गिना गए। मुझे याद है कि वो सईद साहब की बेटी जिसके लिए आतंकवादियों को कांग्रेस ने छोड़ा था, ये पूरा देश जानता है, वो सईद साहब की बेटी के लिए कांग्रेस ने आतंकवादियों को छोड़ा था। दूसरी चीज, 38 भ्रष्टाचारियों की बात की। अरे भाई 38 भ्रष्टाचारी विदेश भाग गए, लेकिन ये आधी बात है ना। 38 भ्रष्टाचारी डर के मारे विदेश भाग गए क्योंकि अब इस देश में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है। अब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए 38 भ्रष्टाचारी बेचारे देश छोड़कर इसलिए भाग गए, इसलिए उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि अब भ्रष्टाचारियों के दमन करने वाली सरकार है। अब भ्रष्टाचारियों को लोन देने वाली नहीं, पीएमओ से लोन दे करके, पीएमओ से फोन करके लोन दिलाने वाली सरकार नहीं है अब इस देश में। इस डर के मारे भ्रष्टाचारी इस देश को छोड़ करके भाग गए। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कांग्रेस के समेत पूरे विपक्ष के ऊपर सांप लौट जाता है। कारण कि देश में एकमात्र पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, कांग्रेस के लिए तो ये बहुत शर्मनाक विषय है क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश पर 60 साल तक शासन किया हो, शासन इसलिए क्योंकि उन्होंने सेवा नहीं की, उन्होंने शासन किया। अगर सेवा की होती तो एक राजनीतिक दल की ये स्थितियां कदाचित नहीं होती। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, एक कार्यकर्ता होने के नाते, अति विश्वास नहीं, विश्वास के साथ मैं दावा करता हूं, कांग्रेस से मैं इस बात को शर्त लगाने को तैयार हूं, 60 साल बाद भी हमें आप आंक लीजिएगा, हम आपसे कई गुना बेहतर कंडीशन में खड़े होंगे क्योंकि हम सेवा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। यही कारण है, यही वो रीजन है। दूसरी चीज, 24 के दृष्टिगत चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा हो या पूरा संपूर्ण विपक्ष हो और एक तरफ भाजपा हो, दोनों में बेसिक डिफरेंशिएशन है। वो बीच में खड़ा, वो 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है जो पूरे कोरोना काल में इस देश के लिए संकट मोचन की भूमिका में खड़ा था। तब कांग्रेस वालों को उनकी बातों में खोट नजर आता था, उनकी थाली में खोट नजर आता था। और जब वही WHO जो कांग्रेस के लोग जिसके लिए पलक पावड़े बिछा देते थे और देश में संस्था चलाने के लिए एक स्पेशल परमिशन दिया करते थे, उसी WHO ने जब ये कहा कि भारत के मैनेजमेंट की हम सराहना नहीं करते हैं, हम कायल हो गए उस मैनेजमेंट के जिस तरीके से भारत ने इतने विशाल देश में कोरोना का मैनेजमेंट किया, वो कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेगा क्योंकि ये भाजपा है। भाजपा मतलब भा मतलब भरोसा, जा मतलब जज्बा, पा मतलब परिश्रम। भरोसा, जज्बा और परिश्रम के मिश्रण से बनता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये सब आप क्या जाने, आपके बस की बात नहीं है। आप इधर उधर की बातें कितनी भी कर लीजिए कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये जनता तय करेगी और जनता जनार्दन हमेशा से तय करती रही है। कांग्रेस के लिए ये अपनी विफलताओं के स्मारक पे रोने के अलावा ये चुनाव कुछ और साबित होने वाला नहीं है। गठबंधन की राजनीति कर लीजिए, 60 साल के सबसे बड़ी नाकामी ये है कि ये जिसने इस देश के 80% राज्यों में सरकारें चलाई हो और वो दल आज इस स्थिति में है 60 साल शासन करने के बाद कि एक एक क्षेत्रीय दल ढूंढ रहा है कि भाई हमसे गठबंधन कर लो, हमें भी कुछ सीटें मिल जाएंगी, भाई हमसे गठबंधन कर लो। तो ये ऐसी मुद्रा में आज आ गई है कांग्रेस। दूसरी चीज, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही कि अदालतों के गठन की बात की। अरे भाई आप बात कर रहे हैं अदालतों के गठन की, जरा याद कर लीजिए, उन्हीं अदालतों के गठन का ये परिणाम है कि मुख्तार अंसारी आज जेल में है और उन्हें 30 साल बाद सजा हुई है किसी केस में। आज उन्हीं अदालतों का ये परिणाम है कि अपराधियों को आज सजा हो रही है। वरना आप क्या करते थे? तुष्टीकरण की राजनीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं।
सीधे तौर पर दंगों के आरोपितों को टिकट इसलिए दी जाती थी क्योंकि वो तुष्टीकरण का हिस्सा थी। सीधे तौर पर हज यात्रियों को स्पेशल सब्सिडी देने का काम इसलिए किया जाता था क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा था। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। इसका जीता जागता परिणाम ये है कि प्रधानमंत्री आवास जितने बने हैं उसमें से 31% आवास केवल अल्पसंख्यक आबादी में गए हैं। 31%, जो उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। देखिए, एक बात बताइए, आपकी सरकार हज पे सब्सिडी नहीं देती, बंद कर दी? हज पे सब्सिडी देने के सरकार बाद ने इन्होंने हज पे सब्सिडी सबसे ज्यादा देते थे, सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, अरे भाई आपने दंगा, आपने नाहिद हसन को टिकट दिया कि नहीं दिया? केवल इसलिए कि तुष्टीकरण को राजनीति को बढ़ावा दे सके, केवल इसलिए तुष्टीकरण को राजनीति को स्पीकर बंद करने का काम नहीं किया? क्या कांवड़ यात्रा में स्पीकर बंद करने का काम नहीं किया यादव ने? क्या कांवड़ मुझे अखिलेश यादव कि वो भगवान के शरण में हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भगवान के शरण में हो, मैं उनकी ऐसी सैकड़ों फोटो दिखा दूंगा कि वो टोपी लगाए और नवाज की मुद्रा में हो। मैं सैकड़ों फोटो, मुझे एक फोटो दिखा दे मुख्यमंत्री रहते हुए कि अखिलेश यादव जी कभी मंदिर गए हो, कभी भगवान को मानने का उन्होंने काम किया हो। आज जितने भी ढोंगी ये राजनीति में बने घूम रहे हैं, जितने भी राजनीति में रंगे तैयार बने घूम रहे हैं, उन्हें जनता जवाब देगी। केवल चुनाव आने के टाइम चुनावी हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा। ये देश सबका है और इस देश को सबका मान के चलना पड़ेगा। यही प्रवृत्ति विपक्ष के डूबने का कारण बनने वाली है। यही प्रवृत्ति। आप मुझे एक चीज नहीं बता सकते, एक चीज मुझे बताइए कि एक फोटो है कि नहीं आपके पास? एक फोटो है या नहीं? तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के सर चढ़कर बोली है। चलिए बोलिए। हाँ, इधर की बात ना कर, ये बता, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? अभी भाजपा के साथी हमारे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। आप बेचैन हो गए, काफिला क्यों लुटा? यही तो पूछना चाहते हैं और आप बेचैन हो जाते हैं। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, हम काफिले के बारे में पूछ रहे हैं कि काफिला क्यों लुटा? अभी आप तो भारतीय लोग अभी तो बताएं, अभी तो साथ रखिए, सुनने का भी साथ रखिए। सुनने की हिम्मत नहीं रखते आप लोग, सुनते दिया करो कम से कम। हम सुन ही रहे थे भाई, घर से सुन रहे थे, मगर आप समाजवादी आप सुन रहे थे, लेकिन आपके बोलने के बाद तो कोई नहीं बोला। आप मनमानी बोल गए और उसके बाद आपके जवाब में डिबेट की बात करिए भाई, इधर उधर की बातें मत करिए। ये बातें मैं भी कर सकता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, डिबेट की बात करिए। ये क्या अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हुए बोलना चाहती है? बोलने दोगे? बताएंगे तब ना, बोलने तो सुन लीजिए, एक बार फिर जवाब दीजिए। सुन लीजिए। तरीके से माया जाल बिछाया, बा माने भाजपा, जा माने पता नहीं क्या क्या, जनता क्या यही है, पता नहीं क्या था। अरे मेरे धैर्य से सुना करिए, दिमाग लगा के सुना करिए, वरना लैपटॉप आपने दिए थे, उन गांव में बिजली की चिंता कर लेते, उन गांव में इंटरनेट की चिंता कर लेते, तो वो लैपटॉप काम में आ जाते किसी के। लेकिन वो लैपटॉप किसी काम के नहीं, क्योंकि बिजली तो सैफई के अलावा कहीं आती ही नहीं थी। बिजली तो सैफई के अलावा कहीं देना नहीं था अखिलेश जी को। वर्मा जी, एक मिनट देखिए, WHO की बहुत तारीफ करी और उसी WHO ने जब कहा कि 40 लाख मौतें हुई हैं तो उन्होंने बुराई शुरू कर दी। ये इनका चरित्र है ये। और 40 लाख मौतें होने के बाद आज कोरोना को गए हुए इतने साल हो गए, एक कंपाउंडर तक की भर्ती भाजपा सरकार ने नहीं करी। भगवान न करे ये हादसा दोबारा हो जाए तो सोचिए देश किस कगार पे खड़ा हुआ है। कोरोना हादसे के बाद एक डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर तक की भर्ती मोदी सरकार ने नहीं करी। सोचिए, तो इतनी बड़ी बात ये कहते हैं WHO की बात। WHO ने कहा 40 लाख मौतें हुई हैं,
जिसको आप कहते हो कि WHO झूठी है, और जब वो आपकी बात करता है बल्कि अमेरिका ने कहा 50 लाख निपटे हैं, WHO ने 46 लाख कहे हैं। जहाँ से प्रधानमंत्री जी होके आए हैं 79 बार तालियां बजवा के उन्होंने कहा 50 लाख आदमी मरे हैं हिंदुस्तान में। ये आंकड़े आए कहां से? फर्जी कांग्रेस के फर्जी आंकड़े, क्योंकि उनकी खुद की राज्य सरकारों ने आंकड़े जारी नहीं किए, तो वो आंकड़े कहां से कोरोना के? WHO अच्छा हो गया, और जब सच्चाई कहे तो खराब हो गया। मुझे बताएं नहीं, WHO ने सच्चाई कही, WHO खराब हो गया। WHO ने सच्चाई बताई तो WHO खराब हो गया। आपकी तारीफ करें तो अच्छा है। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, बताइए ना कितनी मौतें हुई, बताइए कितनी मौतें हुई। ये फर्जी आंकड़ेबाजी से देश नहीं चलने वाला श्रीमान जी। आपकी कलई खुल चुकी है, जनता आपको जान चुकी है। जो भाजपा कहे वो सही, बाकी जो कहे सब फर्जी। अरे राजस्थान में कितनी मौतें हुई, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में कितनी मौतें हुई, बताएं ना। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, कितनी मौतें हुई। WHO की आपने बात करी, हमने WHO की बात करती। आपने WHO की तारीफ करी, हमने WHO की बात करी। उसी WHO में 40 लाख मौतें कहीं, तो आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। अपनी आप राजस्थान पहुंच गए, WHO की बात करते हैं, फिर राजस्थान पहुंच जाते हैं। स्पेशल परमिशन देते थे। नहीं सुन पाएंगे। देखिए, भाजपा का जो आपने बताया है, भ्रष्ट, जालसाज और पलटू राम लोगों की जो गैंग है उसे भाजपा कहते हैं। आपने फलफार्म गलत बताई थी, इसको सुधार लीजिए। भ्रष्ट, जालसाज और पलटू जितने भी अपनी बात कह के पलट जाने वाले भ्रष्ट, जालसाज और पलटू जितने हैं उनकी गैंग को भाजपा कहते हैं। ये है सही फलफार्म, और इसको सुधारिएगा। जो आप कहते हो भरोसा और तमाम चीजें, जो शब्दों का माया जाल आप बिछा के तैयार करते हो, इसको बदलिए। सही फलफार्म यही है कि भ्रष्ट, जालसाज और पलटू राम लोगों की जो गैंग है उसको भाजपा कहते हैं। कोरोना काल में संकट मोचन थे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश मारा संकट घूम रहा था, एक बस नहीं थी, और संकट मोचन बन पता नहीं क्या खड़े हो गए। दाढ़ी बढ़ा के टीवी पे उपदेश देने से संकट मोचन नहीं बन जाता है। ये देश की जनता तय करेगी। आपके अखिलेश जी जैसे नहीं पूरे कोरोना में नहीं दिखे, प्रवचन देने के और वैक्सीन को भी मोदी जी की वैक्सीन कह दिया। ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम था। यही तुष्टीकरण की राजनीति उसी को कहते हैं कि वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन करार दे दिया, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। और आप एक भी दिन अखिलेश यादव नहीं निकले कोरोना में। मुझे बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, क्या उस कोरोना में अखिलेश यादव कभी निकले, कभी नंगे पांव में चप्पल पहनाई अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने? पूरे फेसबुक खंगाल लीजिए, खुद राधेश्याम जी ने कभी चप्पल नहीं पहनाई होगी किसी गरीब को उस कोरोना में। कभी गरीब को रोटी देने का काम नहीं किया होगा, कभी गरीब से हालचाल नहीं पूछा होगा राधेश्याम जी ने। ये है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा। और अभी बड़ी बड़ी बातें करते थे। समाजवादी पार्टी का मतलब सामंतवादी पार्टी, और आज सामंतवादी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया। सामंतवादी प्रवृत्ति नहीं चलने वाली है। ये देश और प्रदेश मुक्ति पाना चाहता है। गाय का संतुष्टिकरण देखिए, गौशालों में गाय परेशान भूखी हैं, ये उनका तुष्टिकरण आप कर रहे हैं। ये संतुष्टिकरण है। गंगा मैया ने छोड़ा 20,000 करोड़ कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि गंगा मैया पे 20,000 करोड़ जो खर्चा करे वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। गंगा और गाय को भी नहीं छोड़ा आपने तो। बोलिए सोताई। सपा का फुल फॉर्म है समाप्तवादी पार्टी। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने कहा था कि देश के संसाधनों को सबसे पहला समाजवादी पार्टी नहीं है। 112 हमारे पास। क्या बात करते हैं आप लोग? समाज आप देते हैं, जो हम गठबंधन कर रहे हैं उसी से आप देते हैं। समाजवादी पार्टी रहते हैं दिन रात।
देखते हैं हमारे हैसियत नहीं बची है। साल के बाद बिग बुलेटिन के आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज भोपाल में बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और साफ तौर पर ऐलान किया है कि अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण से काम चलेगा, संतुष्टीकरण होगा। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले विषय पर, अगली बहस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।